जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत के खनिज संसाधनों की। देखिए, ज्योग्राफी का कोर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर करके आ जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इसकी बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले देखते हैं खनिज संसाधन क्या होते हैं। तो देखो, हर वो चीज़ जो हमें धरती से प्राप्त होती है, ज़मीन से प्राप्त होती है, उसे हम बोलते हैं खनिज। जैसे अगर हम पानी भी देखें तो पानी भी एक प्रकार का खनिज है, क्योंकि वो धरती से प्राप्त होता है, ज़मीन के नीचे से प्राप्त होता है। तो सामान्य रूप से ज़मीन के नीचे से मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं, जिन्हें आप खनन करके या खोद करके निकालते हो, उन्हें कहा जाता है खनिज। ठीक है ना। तो आज इसी की हम ज़रा चर्चा करेंगे। देखो जरा, लिखा हुआ है, रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी खनिज जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं धात्विक और दूसरे होते हैं अधात्विक। धात्विक मतलब जिनमें धातुओं के गुण होंगे वो धात्विक खनिज है, जिनमें धातुओं के गुण नहीं होंगे वो अधात्विक खनिज है। ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के माध्यम से आप इसको देख पाओगे। चलो देखो साहब, देखिए इसको जरा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले है खनिज। खनिजों को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी साथियों दो प्रकार के होते हैं, लौह खनिज और अलौह खनिज। जिसमें लोहे का अंश होगा वो लौह खनिज होंगे। एग्जाम्पल के लिए लोहा ही हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब लौह खनिज के उदाहरण हैं। और दूसरा है अलौह खनिज, जिसमें लोहे का अंश नहीं होगा, अर्थात जिनमें लोहा नहीं पाया जाएगा, जैसे तांबा है, बॉक्साइट है, ये अलौह खनिज के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिजों की बात की जाएगी साथियों, तो अधात्विक खनिजों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज माने जिनका इस्तेमाल आप ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, CNG है। ठीक है, ये सब आपके ईंधन खनिज हैं। और दूसरे हैं अधात्विक खनिज, जो ईंधन खनिज के रूप में इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे माइका है, चूना है, ग्रेफाइट है। ठीक, तो ये आपके अधात्विक खनिज हैं और ये ईंधन खनिजों से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से इनको बेसिक डिवाइड किया गया है। अब जरा कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं इसके बारे में। देखो जरा, लिखा हुआ है, भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में, प्रायद्वीप का मतलब हो गया जो बेसिकली दक्षिण भारत का हिस्सा है, जो कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा है। भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य धात्विक खनिजों के भंडार संचित हैं। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात तथा असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल अलौह खनिज पाए जाते हैं। बेसिकली पेट्रोलियम की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तर भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। यानी जो उत्तर का मैदान है, बेसिकली जो गंगा यमुना का मैदान है, वहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते हैं, ना के बराबर पाए जाते हैं। यूपी में भी ऐसा कोई खास खनिज प्राप्त नहीं होता है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं तथा समय के कारण है। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। विंध्य क्रम के शैलों में स्थूल, मध्य तथा स्थूल कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल तथा चूना पत्थर सम्मिलित हैं। जहाँ निचली विंध्य शैलें चूनादार, मृणमय तथा सागरी हैं, वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदीय व ज्वारमुखी हैं। ठीक है, चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो धात्विक खनिज शैल तंत्र है वो कौन सा है? धारवाड़ है। पेपर में बहुत बार आपसे जो है ये जो आपके ये जो चट्टानी है इनका क्रम पूछ लेता है, तो मैं जरा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है आर्कियन। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। सबसे पहले आता है आर्कियन, उसके बाद आता है धारवाड़, उसके बाद आता है कोडप्पा, फिर आता है विंध्य और सबसे अंत में आता है गोंडवाना। ठीक है, तो इनका क्रम याद रख लेना, PCS में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। धारवाड़ तंत्र को भारत
धात्विक खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। ध्यान रखना, जो धारवाड़ तंत्र है उसको भारत के धात्विक खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है, स्टोर हाउस कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर ही बहुत सारा खनिज आपको प्राप्त होता है। भारत में दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी में खनिज प्राप्त होते हैं। भारत में दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी में खनिज संसाधनों के बड़े भाग पाए जाते हैं, वही बात है ऊपर वाली। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार तथा ओडिशा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए बड़े भंडार हैं। छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो देखिए, अगर आपसे क्षेत्र का नाम पूछ रहा है तो फिर आप बताना छोटा नागपुर का पठार, और अगर शैल तंत्र के बारे में बात कर रहा है, चट्टानों के बारे में बात कर रहा है, तो फिर आप बताना धारवाड़। ठीक है। दंडकारण्य लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में है, अलग अलग जिलों में है। जैसे ओडिशा के कोरापुट तथा कालाहांडी जिले में है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में है तथा आंध्र प्रदेश में गोदावरी, विशाखापट्टनम तथा श्रीकाकुलम जिले में है ना। तो ध्यान रखना, दंडकारण्य काफ़ी फेमस है। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत के स्टील शहर या भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ध्यान रखना, पिट्सबर्ग जगह है इंग्लैंड में। ठीक है, संभवतः इंग्लैंड में ही है। मैं अगर कुछ भूल रहा हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर देना। ठीक है ना। तो पिट्सबर्ग जो है ये फेमस है स्टील के लिए, और वैसे ही भारत में जमशेदपुर जो स्टील के लिए फेमस है, इसीलिए इसको जो है भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। आगे देखो, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध अपर रूप है। ध्यान रखना, हीरा जो है कार्बन का ही अपर रूप है। हीरा उत्पादक क्षेत्र जो है, देखिए वैसे तो हीरा हमारे यहाँ नॉर्मली नहीं पाया जाता है, बट कुछ क्षेत्र हैं जैसे पन्ना है, गोलकुंडा है, रायपुर है, गरियाबंद है, यहाँ पर मेनली हीरा जो है पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो हीरा हमें मिलता भी है नॉर्मली, वो मध्य प्रदेश में एक जिला है पन्ना, वहाँ से मिलता है। इसके लिए जो है लोग प्रयास करते रहते हैं और काफ़ी साल जो है खोदने के बाद कुछ लोगों को हीरा मिल भी जाता है। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ न्यूज़ आती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम धात्विक खनिजों में सबसे पहले देखेंगे लौह अयस्क को। आज हम बात करेंगे लौह अयस्क की। ठीक है, भारत में लौह अयस्क के प्रमुख संसाधन हैं। यहाँ एशिया का सबसे विशालतम लौह अयस्क भंडार संरक्षित है। हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर इसकी मांग बहुत अधिक होती है। लौह अयस्क के कुल संचित भंडारों का 95% हिस्सा कहाँ पर है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में है। बेसिकली ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ही ज़्यादातर आपको मिलेगा। ओडिशा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरु महिसानी है ना, फिर है सुलायपत, बादाम पहाड़, किरुबिरु तथा बोनाई है। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ियों श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह अयस्क तथा इस्पात संयंत्र इसके आसपास ही स्थित है। नोआ मंडी तथा गोवा जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित हैं। यह पट्टी और आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा तथा बेलाडीला तक विस्तृत है। डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले में, सुदूर हासपेट क्षेत्र में तथा चिकमंगलूर जिले में बाबा बूदान की पहाड़ियों तथा कुद्रेमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुरू जिलों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कुडप्पा तथा अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के लिए अन्य प्रदेश हैं। गोवा भी लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है। ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं। भारत में लौह अयस्क मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा? तो धारवाड़ चट्टानों में मिलेगा, धारवाड़ शैल में मिलेगा, पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण धारवाड़ ही है, वही बात है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडीला खान से उत्तम कोटि का हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त होता है। ध्यान रखना, बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। बेसिकली यहाँ पे मशीन से जो है खनन का काम होता है, माइनिंग होती है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को भेजा जाता है, जापान को निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख कर्नाटक की सबसे बड़ी लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है।
राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल तथा थूर हुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए फेमस है। भारत में लौह अयस्क के कुल संरक्षित भंडारों का लगभग 95% भंडारण ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में संचित है। अब यहाँ पर एक लिस्ट है, इसको आप देख लो जरा। और इसमें जो है, इस लिस्ट में जो है आपको ये बताया गया है कि जो स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, जो स्टेट्स हैं हमारे, उनके प्रमुख जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। इसको बस एक बार पढ़ना भर है, आप लोग इसको एक बार देख लेना। ओडिशा में जैसे गुरु महसानी है, सुलेपत है, बादाम पहाड़ है, किरीबरू है, बांसपानी है, ठकुरानी है, कुरुबंद फिलौरा है, दैत्री है, टोमका है, अमरकोट है, चिमरा है। ये बस आपको देखना भर है, ये आपको प्रमुख खदानों की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे PCS, BEO या फिर आने वाली RO या RO परीक्षा के लिए, तो फिर इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हो और हमारे पेड ग्रुप में जुड़ करके इस शानदार PDF को प्राप्त कर सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।